हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैसल आज आपके साथ उत्तराखंड रेंट कंट्रोल एक्ट 2021 डिस्कस करूंगा। उत्तराखंड ने अपना रेंट कंट्रोल किराया नियंत्रण अधिनियम अपना अलग बना लिया है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर। दोस्तों, अब उत्तराखंड का अपना किराया नियंत्रण अधिनियम है, जो मैं आज आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। दोस्तों, 4 से 5 क्लासेस में आपको इसकी मैं पूरी कंप्लीट कर दूंगा और पूरा किराया नियंत्रण अधिनियम। दोस्तों, उत्तराखंड के मेंस के पेपर में ये हमारा किराया नियंत्रण अधिनियम आएगा 2021, जो उत्तर प्रदेश से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का किराया नियंत्रण अधिनियम 1972 है, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश क्षेत्र में लागू है। लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आज हम उत्तराखंड किराया अधिनियम 2021 पढ़ेंगे। ये सिर्फ उत्तराखंड क्षेत्र में लागू है। तो उत्तराखंड किराया अधिनियम 2021 पे आएंगे। प्रारंभिक कब से लागू हुआ? 27 जनवरी 2022 डेट डाल लीजिए। ठीक, 2021 का अधिनियम है, लेकिन लागू कब हो रहा है? 27 जनवरी 2022। आइए। धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम 2021 है। इस अधिनियम संक्षिप्त नाम उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम 2021 है, जो लागू हो रहा है 27 जनवरी 2022 को। ये ध्यान रखें। सेकंड, इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखंड राज्य पर होगा। थर्ड, यह उस तारीख को प्रवर्त होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी। यानी कि 27 जनवरी 2022 इसमें नीचे डाल लीजिए आप। उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 के सदस्य प्रावधान। यह अधिनियम धारा 2 घ तथा धारा 3 के अनुसार शहरी किराएदारों पर लागू है। उत्तराखंड राज्य द्वारा पारित अधिनियम शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों पर समान रूप से लागू बस, है। जो हमने ये एक्ट बनाया है उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम, ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर लागू है। लेकिन जो 1972 का एक्ट है उत्तर प्रदेश का, वो सिर्फ शहरी पर लागू है, ग्रामीण पर लागू नहीं होता। धारा 2 परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, क भूस्वामी चाहे वह मकान मालिक या पट्टाकर्ता या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, से एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी परिसर का किराया अपने वास्ते प्राप्त करता है या प्राप्त करने का हकदार है, यदि परिसरों को किसी किराएदारों को दिया गया था, अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित बस, है। जो व्यक्ति किराया प्राप्त कर रहा है किराएदार से, वो भूस्वामी कहलाएगा। चाहे उसने अपना मकान किराए पे दे रखा है, चाहे दुकान किराए पे दे रखी है, बस किराया प्राप्त कर रहा है वो मालिक है। जो पैसा प्राप्त कर रहा है वो मालिक है। भूमि हो चाहे भूमि, बिल्कुल जमीन से किराया प्राप्त कर रहा है। मैंने अपनी किराए पे जमीन दे रखी है, आपने उगाने रखा हुआ वहां पे अपना, ठीक है, मकान दे रखा है, दुकान दे रखी है, बस जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ आपसे किराया, तो मैं मकान मालिक हूँ, उसकी परिभाषा में आ गया। ये डेफिनेशन है खाली। चलिए। फर्स्ट, उसके हित उत्तराधिकारी, और सेकंड, किसी न्यासी संरक्षक या रिसीवर को किसी भी परिसर का किराया प्राप्त करने का या उससे हक में या उसकी ओर से या उसके लाभ के लिए किसी अन्य व्यक्ति, जैसे कि अव्यस्त या विकृत चित्त व्यक्ति जो संविदा नहीं कर सकते हैं, उनकी तरफ से, जैसे ट्रस्टी की तरफ प्राप्त करता है किराया, जैसे मस्जिद का मुतवल्ली, मंदिर का महंत आपसे किराया प्राप्त करता है, तो वो उसमें आ जाएगा, भूस्वामी की परिभाषा में आ जाएगा। ऐसे किसी अवयस्क की बिहाफ पर कोई गार्जियन उसका किराया प्राप्त कर रहा है, मकान किसके नाम है? किसी अवयस्क के नाम है, और किराया प्राप्त कर रहा है कोई उसका रिश्तेदार, तो वो भी भूस्वामी की हैसियत में आ जाएगा। जी। ख, स्थानीय प्राधिकारी से ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला पंचायत या नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत या नियोजन या विकास प्राधिकरण, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, या छावनी बोर्ड, जैसा भी मामला हो, छावनी अधिनियम 2006 की धारा 47 के अधीन नियुक्त की जाती है, या तत्सम्य प्रवर्त किसी विधि के अधीन गठित किसी शहर या कस्बे में स्थानीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए हकदार ऐसे निकाय अभिप्रेत हैं। ऐसे निकाय वो सब स्थानीय प्राधिकारी कहे जाते हैं। नगर निगम का अधिकारी, नगर परिषद का सदस्य, नगर पंचायत का सदस्य, विकास प्राधिकरण का सदस्य, जिला पंचायत, पंचायत समिति, सब कौन है? स्थानीय प्राधिकारी की परिभाषा में आते हैं, जो स्थानीय प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हो। ठीक है, चलिए। ग, अधिसूचना। अधिसूचना से राज्य के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है, और
अधिसूचित अभिव्यक्ति उसके व्याकरणिक रूपांतरों और संज्ञानात्मक अभिव्यक्ति के साथ तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा। अधिसूचना निकाली जाती है, नोटिफिकेशन निकाला जाता है, उससे बात की गई है। किराए से संबंधित किराया कितना होगा कितना नहीं होगा, अधिसूचना निकाली जा रही है। घ परिसर, परिसर से किसी भी भवन या भवन का भाग होटल, वासा, धर्मशाला, सराय और औद्योगिक उपयोग के सिवाय अधिवास के प्रयोजन के लिए या वाणिज्यिक के लिए या शैक्षणिक उपयोग के लिए किराए या भाट पर दिया है या देने के लिए आश्रित है, अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आता है। मैं देखिए क्या होटल का किराए पे देना, धर्मशाला को किराए पर लेना, या किसी कमरे को लेना, औद्योगिक उपयोग के लिए कोई फैक्ट्री लगाना, ये सब मेरी सब क्या आ गया, किराए पे अधिवास से आ गया। ठीक है ना, परिसर के क्षेत्र की परिभाषा में आ गया। चलिए फर्स्ट, ऐसे भवन या भवन के भाग से संबंध उद्यान, गैराज या बंद पार्किंग क्षेत्र, खाली जमीन, मैदान और आउट हाउस यदि कोई हो। देखिए सब गैराज बनाना, बंद पार्किंग को लेना, खाली जमीन है, मैदान लेना, आउट हाउस बनाना, फार्म हाउस बनाना, सब परिसर की श्रेणी में आते हैं। परिसर आ गया। खुद की जमीन है तो तुम किराया थोड़ी हो, तो मालिक है, परिसर ही है वो मेरा, तभी परिसर है। लेकिन आप खुद की जमीन आप किराए पे दे रहे हैं तभी तो आएंगे ना। क्षेत्र में जब एक्ट के अंदर आना चाह रहे हैं तो परिसर बताएगा, परिसर में क्या आ गया, खाली पड़ा क्षेत्र जो आप किसी को किराए पे देना चाहें। जी ठीक है। फार्म हाउस बनाने के लिए दे रहे हैं, आप कुछ घोड़ा गाड़ी खड़ी करने के लिए दे रहे हैं, गाड़ी खड़ी करने की जगह दे रहे हैं, तो परिसर तो है आपका वो। ठीक है। अंगे विहित से अधिनियम के अधीन नहीं अभी नहीं पढ़ा आपने। ऐसे भवन, सेकंड, ऐसे भवन या भवन के भाग की कोई फिटिंग जो उसका अधिक लाभ लेने के लिए हो। ठीक है, भवन में कुछ फिटिंग करा रखी है आपने, पंखा लगा रखा है, लाइट की फिटिंग करा रखी है, वो भी परिसर की श्रेणी में आएंगे। चलिए तो आगे मकान मालिक के अगर वो कुछ खराब वो सब आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी तो सिंपल परिभाषा है। ये परिभाषाएं परिसर की श्रेणी में आ रखी है। ठीक है। आपने कहाँ कहाँ क्या फिटिंग करा रखी है, खराब होगा नहीं, वो आगे इसमें दे रखे हैं, आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक सिंपल परिभाषा है, ताकि आप समझे फिटिंग क्या चीज है, ठीक है, उसे बता रखी है। चलिए अंगे विहित, विहित से अधिनियम के अधीन उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम अभिप्रेत तो है। जब नियम कौन बनाएगी इस एक्ट को लेकर, उत्तराखंड सरकार बनाएगी, उसी ने नियम बनाए हैं। च संपत्ति प्रबंधक से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति या कानूनी इकाई जिसमें किराया एजेंट भी सम्मिलित है, जो परिसरों का प्रबंध करने के लिए भूस्वामी द्वारा प्राधिकृत है और जो किराएदार के साथ अपने व्यवहार में भूस्वामी का प्रतिनिधित्व करता है। मेरे 10 मकान हैं, 10 मकानों से किराया लेने का दायित्व मैंने लक्ष्मी को सौंप रखा है। तो लक्ष्मी कौन है, मैनेजर है, एक तरह से भूमि प्रबंधक है। ठीक है, संपत्ति की प्रबंधक है, ये किराया ले रही है मेरे बिहाफ पर, तो इस परिभाषा में ये आ रही है। जी। चलिए 6 किराया एजेंट से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी परिसर के किराए के संव्यवहार में भूस्वामी या किराएदार या दोनों की ओर से बातचीत करता है या कार्य करता है और अपनी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक या फीस या कोई अन्य प्रभार प्राप्त करता है, चाहे वह कमीशन के रूप में हो या अन्यथा, और इसमें ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो परिसर को किराए पर देने के लिए हेतु संभावित भूस्वामी और किराएदार के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत के लिए परिचय देता है और संपत्ति डीलर, दलालों या बिचौलियों, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, सम्मिलित करता है। सम्मिलित करता है, किराया एजेंट है। ठीक है, समझ में आया। किराया एजेंट कौन होता है, मुझे अपना मकान मेरा कोई खाली है, किराएदार मिल नहीं रहा है, मैंने इनसे कह रखा है नजमा 2 से, भाई कोई किराएदार ढूंढ लो। ये किराएदार ढूंढकर मुझे दे रहे हैं, तो मैं इनको कुछ कमीशन दे रहा हूँ, किराएदार से ही मांगेंगे या मुझसे ही मांगेंगे, एक तरह से कमीशन एजेंट कहलाते हैं। ज किराया प्राधिकारी से धारा 30 के अधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है। धारा 30 में हम अधिकारी पढ़ेंगे, वो उसमें आएगा। ज किराया न्यायालय से धारा 33 के अधीन गठित किराया न्यायालय अभिप्रेत किराया है। न्यायालय कौन कहलाए, वो भी 33 से पढ़ेंगे। अणे उप किराएदार से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको किराएदार परिसर को संपूर्ण या उसके भाग को उप किराए पर देता है या किराएदारी करार के अधीन वर्जित अपने अधिकारों को अंतरित करता है या सौंपता है या उसके किसी भाग के रूप में किसी विद्यमान किराएदारी करार का पूरक करार करता है। उप किराएदार किसे, मैंने किराए पर मकान लिया, मैं अपने किराएदार मकान लेकर किसी और उप किराएदार सब टेनेंट को रख सकता हूँ, वो सब टेनेंट की परिभाषा में आ गया। मैं उससे किराया वसूल कर रहा हूँ, फिर मालिक को दे रहा हूँ। ठीक, मैं उप किराएदार। आधा आप खा रहे हो। हाँ इस तरह होता है बिल्कुल। ठीक है, आधा मैं खा रहा हूँ, समझ लीजिए आप। तो चलिए, किराएदार से चाहे पट्टेदार या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो देखो जिसके द्वारा पट्टेदार भी किराएदार कहलाता है। तो पट्टाकर्ता कौन हुआ, एक तरह से मालिक।
जिसके द्वारा या जिसकी ओर से किराया करार के अधीन भूस्वामी को किसी परिसर का किराया संदेह है और इसमें उप किराएदार के रूप में कब्जा करने वाला व्यक्ति भी सम्मिलित है और कोई व्यक्ति चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अपनी किराएदारी की संपत्ति के पश्चात सतत कब्जे में भी है, परंतु ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा जिसके विरुद्ध बेदखली के लिए कोई आदेश या डिक्री पारित की गई हो। कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके लिए आदेश या डिक्री पारित की गई बेदखली के लिए, वो किराएदार नहीं, क्योंकि विरुद्ध डिक्री पारित कर दी गई है। किराएदार कौन? जिसे मैंने मकान अपना किराए पर दिया, परिसर किराए पर दिया, वो किराएदार की परिभाषा में आ गया। क भूस्वामी। फर्स्ट, उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियम अधिनियम 1972 के सदर्श प्रावधान। भूस्वामी भवन के संदर्भ में उस व्यक्ति से आशय है जिसे किराए का भुगतान किया जा रहा हो, बस किसी कौन? जिसे किराए का भुगतान किया जा रहा हो, जाना हो, या जिसमें खंड आय के अतिरिक्त एजेंट व प्रतिनिधि व अन्य शामिल है। देखो यहाँ पर कंपेरिजन पढ़ना ना, इसमें कंपेरिजन दे नहीं रखा है इस वाले एक्ट में, गलत बना रखा है इसमें, इसे बदलना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना, देखना पड़ेगा। तो इसमें कंपेरिजन है, इससे आप उत्तर प्रदेश के भी पढ़ सकते हैं। इसमें क्या कर रखा है? सिर्फ शहरी भवन किराए पे देने के लिए एजेंट बनाया गया है, ठीक है, वो भूस्वामी कहला रहा है। गाँव का जो किराए पे दे रहा है उसमें बनाया नहीं गया है। चलिए एक बार मैं ट्राई करती हूँ। हाँ देख लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए सेकंड, उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 व उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम में भेद। क्या अंतर है देखिए दोनों में? उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम में उपयोग में की गई शब्दावली के अनुसार अपने वास्ते प्राप्त करता है, उसे इंगित करता है। भूस्वामी संपत्ति का मालिक है उस स्थिति के अतिरिक्त जब स्वामित्व ट्रस्ट अथवा नाबालिग हो। ये हमने पढ़ा ना उत्तराखंड में भी, ठीक। जो स्वयं किराया प्राप्त कर रहा है वो भूस्वामी, ट्रस्ट की तरफ से प्राप्त कर रहा है वो ट्रस्टी, मस्जिद मुतवल्ली प्राप्त कर रहा है, महंत प्राप्त कर रहा है वो ट्रस्टी एक तरह से। उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 के सदर्श प्रावधान के अनुसार भूस्वामी एजेंट अथवा प्रतिनिधि भी हो सकता है, उस प्रकार वह भूस्वामी नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार भूस्वामी की उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम में परिभाषा संकीर्ण है। संकीर्ण कर दी गई। उत्तराखंड में स्पष्ट निर्देश दे दिया गया, मकान मालिक होगा, ट्रस्टी होगा, जब महंत होगा या मुतवल्ली होगा, संकीर्ण है। लेकिन उत्तर प्रदेश की परिभाषा ब्रॉड है, इसमें सभी कोई भूस्वामी बना लिया गया जो किराया प्राप्त कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आ गया, ठीक है ना। इस वजह सिर्फ एक शब्द वाला वहां पे स्पष्ट अलग अलग व्यक्ति खोल दिए हैं। ख, स्थानीय प्रतिनिधि। फर्स्ट, उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 के सदर्श प्रावधान। उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 में स्थानीय प्रतिनिधि को धारा अंग में परिभाषित किया गया है। देखिए पढ़िए। सेकंड, उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 व उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम की परिभाषा में भेद। यदि दोनों अधिनियमों की परिभाषा में अंतर किया जाए तब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा नगरीय क्षेत्र समिति जिन्हें धारा 47 द्वारा स्थापित किया गया हो को उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम में स्थानीय क्षेत्र की परिभाषा में अतिरिक्त रूप से शामिल किया गया है। इसे अतिरिक्त रूप से शामिल किया गया है। यथा उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम की शब्दावली में तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन गठित किसी शहर या कस्बे में स्थानीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए हकदार ऐसे अन्य निकाय अभिप्रेत है। यह प्रकाश में लाता है कि उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम में इसे वृहद रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम की परिभाषा उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 के सदर्श वृहद है। इसे वृहद बना दी गई स्थानीय प्राधिकारी परिभाषा। वहां पर सी में देखिए परिसर किसे कहा गया, दोनों में अंतर। ग, परिसर। उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 के सदर्श प्रावधान। उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम में जहां परिसर का उपयोग किया गया है, उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने,
किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 की धारा 3 जहां में भवन का उपयोग किया गया है। उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 में इस अधिनियम के संदर्भ में भवन का अभिप्राय उस एक परियोजना संरचना से है, जबकि उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम में इसे सिद्ध नहीं किया गया है। होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय तथा औद्योगिक क्षेत्र को परिसर की परिभाषा से अलग रखा बस गया देखिए, है। होटलों को भी अलग रखा गया है, क्योंकि वहाँ किराए पे लेते हैं, किराएदार मालिक थोड़ा हो गया वहाँ किराएदार। वहाँ किराएदार खाली वो, आपने किसी होटल में कोई कमरा किराए पे लिया तो वहाँ आप किराएदारी अधिनियम का लाभ नहीं ले सकते, इस एक्ट को नहीं लगा सकते। लॉज में किराया लिया, धर्मशाला में कमरा किराए पे लिया तो वो किराएदारी नहीं हो जाती, वहाँ ये एक्ट लागू नहीं हो रहा है, ठीक है ना, उसे अलग किया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 की धारा 2 में उन अतिथि गृहों, धर्मार्थ संस्थानों, औद्योगिक क्षेत्रों को विशेष रूप से संचालन से पृथक रखा गया था। जबकि वहाँ पे धार्मिक संस्थाओं को अलग रखा गया है, वहाँ पे सिर्फ धार्मिक ये यूपी में है संस्थाएं ना? किराए पे धर्मशाला वगैरह को अलग रखा गया है। सेकंड, अतिरिक्त भूमि तथा अन्य सुविधाएं। दोनों अधिनियमों के अनुसार अतिरिक्त क्षेत्र, अतिरिक्त भवन, फिटिंग तथा उपस्करों के संस्थीकरणों को तथा अन्य सुविधाओं को परिभाषित किया गया है। फिटिंग, पंखे, बल्ब वगैरह, नली वही टंकियां, नल वल, उनको अलग किया गया है, परिभाषित किया गया है। यद्यपि उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 में भूस्वामी द्वारा उपलब्ध कराए गए फर्नीचरों को परिसर की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। बेड डाल रखा है, सोफा डाल रखा है, उसमें परिभाषा में शामिल नहीं है। घ संपत्ति प्रबंधक। फर्स्ट, संपत्ति प्रबंधक का नवीन प्रयोग। उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम में संपत्ति प्रबंधक का उपयोग पृथक से किया गया है, अलग से किया गया है। जबकि एजेंट तथा किराया प्राधिकारी तथा प्रबंधक को उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 में भूस्वामी की परिभाषा में सम्मिलित किया गया इसे था। अलग से शामिल किया गया है संपत्ति प्रबंधक को, आगे। कौन जो कमीशन लेके काम कर रहा है आपका, ठीक है। आगे, किराया एजेंट। उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम में प्रथम बार किराया एजेंट को अधिनियम में सम्मिलित किया गया है। ऐसा संभवतः इस प्रयोजन से किया गया है क्योंकि वर्तमान में अधिकांश परिसर किराया एजेंट के माध्यम से किराए पर दिए जाते क्योंकि हैं। यहाँ सिर्फ इसी को डाला गया है, उत्तर प्रदेश में इसकी परिभाषा है नहीं एजेंट की। चलिए, उत्तराखंड किराया नियंत्रण अधिनियम 2021 से स्टार्ट करते हैं। कल हमने सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 2 तक करा, जिसमें सारी डेफिनेशन क्लॉज मैंने पढ़ाई आपको। मालिक कौन होता है, किराएदार कौन होता है, पट्टाकर्ता कौन होता है, पट्टेदार कौन होता है। पट्टाकर्ता जो अपनी संपत्ति किसी को किराए पे देता है उसे कहते हैं मालिक, मीन्स पट्टाकर्ता, और जो संपत्ति किराए पर ले रहा है वो पट्टेदार कहलाता है, मीन्स किराएदार कहलाता है, ठीक। भू प्रबंधक पड़ा, भू प्रबंधक किसे कहा गया, स्वामी को कहा गया। उप किराएदार किसे कहते हैं, जो किराएदार अपना मकान, यानी कि जो उसे किराए पे मकान मिला है किसी और को सब टेनेंट पे देता है तो उसे उप किराएदार कहा जाता है, ठीक। मालिक कौन होता है, जो ऑनर होता है। मालिक बहुत सी बार किराया स्वयं वसूल न कर अपने मकानों के लेके, जैसे उसके 10 मकान है, एक मैनेजर अपॉइंट कर लेता है, भाई इन मकानों से किराया आप लोगे तो मैनेजर क्या कराएगा, प्रबंधक कहलाएगा, मैनेजर कहलाएगा, उसकी परिभाषा दे रखी है, ठीक है। सब टेनेंट की डेफिनेशन दे रखी है। बहुत सी बार मुझे अपना मकान किराए पे देना है और दूसरी पार्टी मुझसे किराए पे मकान लेना चाहती है, लेकिन बात डायरेक्ट नहीं होती, बात एक बिचौलिया बीच में होता है जिसे एजेंट कहा जाता है। वो मुझसे भी कमीशन लेता है, जिसे मकान वो किराए पे दे रहा है उससे भी कमीशन लेता है, तो बिचौलिया कहा जाता है। उसकी परिभाषा हमने बताइए पढ़ा। आज हम सेक्शन 3 पे आते हैं। उत्तराखंड किराया नियंत्रण अधिनियम 2021 की धारा 3 निकालिए। सेक्शन 3, अधिनियम का कतिपय परिसरों पर लागू न होना। यह अधिनियम किन चीजों पर लागू नहीं होगा, किन अधिनियम परिसरों पर लागू नहीं होगा। इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी उपक्रम या उद्यम या किसी कानूनी निकाय या छावनी बोर्ड के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा संबंधित किसी परिसर। देखिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो सरकारी संपत्तियां हैं, छावनी बोर्ड है, कैंटोनमेंट एरिया है, उस पर थोड़ी लागू होगा ये। भाई केंद्र सरकार में संपत्ति किराए पे थोड़ी दे देगी किसी को, ठीक है। आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया है, वो किराए पे दिया जाएगा, भाई 1 महीने के लिए आप रह लो यहाँ पे,
आपको क्षेत्र दे रहे हैं, नहीं दिया जा सकता। ठीक है, चलिए। केंद्र सरकार या राज्य सरकार, एक संघ राज्य क्षेत्र जो होते हैं, यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं, उनकी संपत्तियां इस तरीके से किराए पे नहीं दी जा सकती। बी, किसी कंपनी, विश्वविद्यालय या संगठन के स्वामित्वाधीन किसी परिसर को अपने कर्मचारियों को सेवा संविदा के एक भाग के रूप में दिए गए परिसरों। ठीक है, ये क्या करें, कंपनी है, कोई स्कूल है, कॉलेजेस हैं, वो भी किराए पे नहीं दिए जाते। कंपनी मालिक ही तो चलाएगा, क्या कंपनी वो किसी को किराए पे देगा? यूनिवर्सिटी जो होती है वो किसकी होती है? सरकार की होती है, या फिर किसी पर्सनल व्यक्ति की भी अगर है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो भी किराए पे नहीं दी जाएगी, वो ऑनर के नाम से ही चलेगी। सी, धार्मिक या पूर्व संस्थानों के स्वामित्व में परिसर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। धार्मिक संस्थाएं हैं, पूर्व परियोजन है, ये भी किसी को किराए पे नहीं, मंदिर किराए पे दे रहा हूँ भाई, मस्जिद किराए पे दे रहा हूँ भाई, धर्मशाला किराए पे दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। ये मंदिर मस्जिद संस्थाएं राज्य सरकार ने दी है, ये उनकी अपनी ऑटोनॉमी है, स्वतंत्र है। यहाँ केयर टेकर होते हैं, मुतवल्ली होता है मस्जिद में या मदरसे में, या फिर मंदिर में महंत होता है जो केयर टेकर करता है, ट्रस्ट का काम करते हैं एक तरह से। चलिए, वक्फ अधिनियम देखिए अलग से बना दिया गया। वक्फ अधिनियम 1995 या राज्य की तत्समय प्रवर्त लोक न्यास विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास के स्वामित्वाधीन परिसर। इस तरह से वक्फ की संपत्तियों को भी इस तरह से किराए पे नहीं दिया, वक्फ बोर्ड को किराए पे नहीं दिया जा सकता, जो उनके न्यास को मना किया गया है। ई, अन्य भवन या भवनों का प्रवर्ग जिसे विनिर्दिष्ट रूप से राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा लोकहित में छूट प्रदान की गई है पर लागू नहीं होगी। जिन संपत्तियों को राज्य सरकार ने छूट प्रावधान दे रखी है, उन पर ये नियम लागू नहीं होगा। भवन या भवनों पर कुछ ऐसी संपत्तियां हैं, जैसे अपने कम्युनिटी सेंटर बना रखे हैं सरकार ने, विवाह के लिए स्थल बना रखे हैं सरकार ने, ठीक है, सरकार के एरिया होता है ना भाई, वो किराए पे नहीं दे जाएंगे इस तरह से। ठीक है, वो सिर्फ सरकार के अपने काम के लिए है। 2, उपधारा फर्स्ट में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उक्त उपधारा के खंड ए से खंड ई में निर्दिष्ट परिसरों का स्वामी और किराएदार सहमत होते हैं कि ऐसे भूस्वामी और किराएदार के बीच किए गए किराएदारी करार को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विनियमित किया जाना चाहिए। ऐसा भूस्वामी किराया प्राधिकारी को ऐसा करने के करार के संबंध में धारा 4 के अधीन किराएदारी करार के समय सूचित करेगा। किराएदारी जिस समय करार किया जाएगा उस समय सूचित किया जाएगा कि भूस्वामी और किराएदार के बीच क्या संबंध है। चलिए, जो एग्रीमेंट तैयार किया गया, एग्रीमेंट बताएगा, एग्रीमेंट में पता लगेगा कि मालिक है या किराएदार है। ये टिप्पणी पढ़नी, टिप्पणी पढ़नी, ये टिप्पणी का मतलब है, यानी कि आप उत्तर प्रदेश का अधिनियम साथ साथ पढ़ रहे हैं इस टिप्पणी का। टिप्पणी, उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराया बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 से सदृश प्रावधान उपरोक्तानुसार श्रेणियों को उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम से मुक्त रखा गया था। उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराया बेदखली का विनियमन अधिनियम द्वारा रुपये 2000 से अधिक के भवनों को धारा 2(6) से मुक्त रखा गया था, 2000 से ऊपर की संपत्ति को मुक्त रखा गया था। जबकि उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम सभी किराया धनराशि पर समान रूप से लागू किया गया है। यहाँ कोई राशि नहीं खोली गई, सब किराएदारी सब पे नियम लागू होगा, कितने भी किराया हो सकता है। उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम नए तथा पुराने भवनों पर समान रूप से लागू होगा। कोई कितना ही पुराना मकान हो, कोई कितना ही नया मकान हो, ये उत्तराखंड अधिनियम सब पे लागू होगा। लेकिन जब हमने उत्तर प्रदेश का अधिनियम जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, वहां पे कोई 20 साल पुराना मकान है, उसका किराया कम होगा, नया मकान बना है उसका किराया ज्यादा होगा, वहां नियम बनाए गए। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ सब पे नियम लागू होगा, ये एक्ट पूरे पे लागू होगा। जहां धारा 4 के अनुसार पक्षकारों में निम्नलिखित अनुबंध होगा, लिखित अनुबंध होगा, इसके सापेक्ष उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 केवल उन भवनों पर लागू था जिनका निर्माण 26 अप्रैल 1985 के पूर्व हुआ है। ठीक है, ये अधिनियम उन पर लागू था जिनका निर्माण 1985 से पहले किया गया था तथा दिनांक 26 अप्रैल 1985 अथवा उसके बाद के बने भवनों को 40 वर्ष हेतु छूट दी गई थी। 40 साल के लिए छूट दी गई थी, उनका अधिनियम यूपी का। धारा 4 किराएदारी करार फर्स्ट
इस अधिनियम या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात किसी परिसर को सिवाय लिखित करार पर किराए पर नहीं देगा या नहीं लेगा, जिसके संबंध में भूस्वामी या किराएदार स्वयं संयुक्त रूप से पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप में किराएदारी करार की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर सूचित किया जाएगा। 2 महीने के भीतर मुझे प्राधिकरण को सूचित करना पड़ेगा, मैंने अपना मकान किराए पर दे दिया है। किराएदार को भी सूचित करना पड़ेगा, मैंने ये मकान किराए पर ले लिया है। जी ऐसे तैयार है जो पीछे से रखा है। सेकंड, जहां भूस्वामी और किराएदार उपधारा फर्स्ट में निर्दिष्ट किराएदारी करार को निष्पादित करने की संयुक्त रूप से सूचना देने में असफल रहते हैं अगर तो प्राधिकरण को सूचना नहीं दी, ना मकान मालिक ना किराएदार ने, तो भूस्वामी और किराएदार पृथक रूप से किराएदारी करार के निष्पादन की किराया प्राधिकारी को उपधारा फर्स्ट में निर्दिष्ट अवधि के अवसान की तारीख से 1 मास की अवधि के भीतर सूचित करेंगे। तो 1 महीने के भीतर उन्हें सूचित करना पड़ेगा। जिस दिन वो डेट समाप्त हुई Yes, उसके 1 महीने के भीतर उन्हें सूचित करना पड़ेगा। थर्ड, किराया प्राधिकारी अपनी नियुक्ति की तारीख से 3 माह के भीतर स्थानीय बोलचाल की भाषा या राज्य की भाषा में दस्तावेजों को ऐसे प्रारूप और रीति में जो विहित की जाए प्रस्तुत करना समर्थ बनाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा सरकार द्वारा, उस पर अपलोड किए जाएंगे। उस अधिकारी के कर्तव्य होगा, अपलोड करेगा वो। ठीक है, जैसे किराएदार को अपना आधार कार्ड, अपना जहां से वो आया है पूरा विवरण, पुलिस वेरिफिकेशन, वो सब किराएदार की पोर्टल की साइट है उत्तराखंड की, उस पर अपलोड करना होगा। सर ये इसलिए क्या रहता है ताकि सरकार को पता लगे कि कितने लोग किराए पे कहाँ से आके कहाँ रह रहे हैं, इसलिए, और कितना किराया हो रहा है, तभी तो टैक्स लगेगा उसका। ठीक है, चलिए। 4, किराया प्राधिकारी पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ किराया करार के निष्पादन के विषय में सूचना प्राप्त करने के पश्चात ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से 7 कार्य दिवस के अंदर ऐसे दस्तावेजों सहित जो वह ठीक समझे। ठीक है, 7 दिन के भीतर वो क्या क्या काम करेगा? देखिए, प्राधिकारी पक्षकारों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करेगा। दोनों पार्टी को एक नंबर दिया जाएगा ताकि भविष्य में कोई उनसे पूछे कि आपको क्या किराएदारी एग्रीमेंट तैयार किया गया? हाँ जी, हमारा किराएदारी एग्रीमेंट ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट है, उनका एक नंबर है। अपनी वेबसाइट में स्थानीय बोलचाल की भाषा या राज्य की भाषा में किराएदारी करार के ब्यौरे को अपलोड करेगा। उस वेबसाइट पर उसे अपलोड करना पड़ेगा, यह अधिकारी कर्तव्य है। 5, भूस्वामी द्वारा किराएदार से संबंधित लेन देन के लिए संपत्ति प्रबंधक के अधिकरण की शर्तें यदि कोई हो तो अपनी सहमति से निर्दिष्ट किराएदारी करार के अनुसार ही होगी। जो भी शर्तें बना सकते हैं मालिक और किराएदार, वो शर्तें किराएदारी करार के अनुसार ही होगी। 6, उपधारा फर्स्ट और उपधारा सेकंड के अधीन उपलब्ध कराई गई सूचना किराएदारी और उससे संबद्ध विषयों का निश्चायक सबूत होगी और सूचना के अभाव में भूस्वामी और किराएदार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अनुतोष के हकदार नहीं होंगे। दोबारा से एक बार। उपधारा फर्स्ट और उपधारा सेकंड के अधीन उपलब्ध कराई गई सूचना किराएदारी और उससे संबद्ध विषयों का निश्चायक सबूत जो होगी। सूचना आपने अधिकारी को दी है, प्रबंधक अधिकारी को दी है, वो निश्चायक सबूत होगी, ये पलट नहीं सकते उस बाद में। ठीक है, कनाडा के मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, दूसरी तरीके से कहा था, निश्चायक सबूत होगा। और सूचना के अभाव में भूस्वामी और किराएदार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अनुतोष के हकदार भी नहीं होंगे। कोई रिलीफ उन्हें मिलना होगा, रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए सूचना उसे देनी पड़ेगी। क्या पता किराएदार का लोग मकान खाली ना करे, कब्जा कर ले, और आपने सूचना देनी रखी और आपके मुझे मकान खाली करा कर दिया जाए तो खाली नहीं करा सकते आप उससे, इसलिए सूचना देनी आवश्यक बना दी गई है। ठीक है, प्राधिकारी को। टिप्पणी देखिए। टिप्पणी, उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर लेने, किराए और बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 के सदृश प्रावधान उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम में किराएदारी अधिनियम के प्रभाव में आने हेतु पंजीकृत संविदा किया जाना आवश्यक है। ठीक है, रजिस्टर्ड संविदा किया जाना आवश्यक है। कहाँ पर? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, सॉरी। जबकि उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए या बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 के अंतर्गत किराएदारी के अधिकारों को प्रभाव में लाने हेतु
लिखित समझौता अथवा मौखिक समझौता अथवा किराया नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा आवंटन होने के उपरांत ही किराएदारी हो सकती ठीक थी। है, लिखित समझौता या मौखिक समझौता होने पर ही उत्तर प्रदेश में किराएदारी लागू हो सकती है। उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम में मकान मालिक द्वारा भवन परिसर को किराए पर दिए जाने के प्राधिकार सीमित नहीं किए गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 की धारा 11 द्वारा मकान मालिक द्वारा ऐसे परिसर जो आवंटन आदेश से आच्छादित नहीं है को किराए पर दिया जाना प्रतिबंधित किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ कोई प्रतिबंध किसी संपत्ति को किराए पर देने पर नहीं है। हम किसी को भी कोई संपत्ति किराए पर दे सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में धारा 11 में रेस्ट्रिक्शन है, ये संपत्ति किराए पर, खान किराए पर नहीं दे सकते, ठीक है, कोई ऐसी संपत्तियां किराए पर नहीं दे सकते। चलिए, उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार किराएदारी समझौता किराया प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसके उपरांत किराया प्राधिकारी द्वारा किराएदारी समझौते का विवरण उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। उनकी वेबसाइट पर समझौता और प्राधिकरण को प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम की धारा 4(6) के अनुसार किराया समझौता किराया प्राधिकारी के संज्ञान में आने के उपरांत ही किया जाएगा। उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम की धारा 4(6) के अनुसार किराया समझौता किराया प्राधिकारी के संज्ञान में आने के उपरांत ही किराया प्राधिकारी और किराया न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि पक्षकारों द्वारा किराया समझौता किराया प्राधिकारी समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, तब किराया प्राधिकारी व किराया न्यायालय उस वाद को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब तक किराया नहीं बनाया होगा, उस वाद को स्वीकार भी नहीं करेंगे। उस स्थिति में ऐसे वाद संपत्ति अंतरण अधिनियम द्वारा शासित होंगे और सिविल न्यायालय अथवा प्रांतीय लघुवाद न्यायालय में वाद की प्रकृति के अनुसार विचारणीय होंगे। सिविल न्यायालय में केस चलेगा इसके लिए, ठीक है ना। इस स्थिति में वह सभी आवासीय अथवा व्यावसायिक भवन जो छतयुक्त हैं और जिन्हें प्रांतीय लघुवाद न्यायालय धारा 15 में भवन के रूप में परिभाषित किया गया है, प्रांतीय लघुवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आएंगे, जबकि सभी छत विहीन परिसर अथवा औद्योगिक परिसर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आएंगे। ठीक है, छत वाले लघुवाद न्यायालय के क्षेत्र में आएंगे, बिना छत वाले सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आएंगे। खेत हो गया, बाग हो गया, बिना छत वाले।